नाज़रीन, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ आप ख़रीदते हैं और उसके मुकाबले में जो जापानीज़ गाड़ियाँ इस वक़्त मार्केट में पाकिस्तानी मार्केट में बिक रही हैं, उन दोनों में कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो क्या आप ये बात मानेंगे? जी, बिल्कुल, मेरे पास इसका एक जवाब है। अगर हम बात करते हैं सुज़ुकी ऑल्टो की, और मिसाल के तौर पे मैं आपको सुज़ुकी ऑल्टो की इसलिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि सुज़ुकी ऑल्टो एक ऐसी गाड़ी है जो कि जापान से इम्पोर्ट भी की गई थी और पाकिस्तान के अंदर भी असेंबल और प्रोड्यूस की गई। अगर उसको देखा जाए गौर से, तो सबसे पहली जो चीज़ आपको नज़र आएगी वो ये कि उसका जो स्टाइल है, जो उसको बनाने का तरीका है, जो उसका डिज़ाइन है, वो बिल्कुल सेम है। लेकिन इससे बढ़कर गाड़ी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है वो गाड़ी का इंजन और गाड़ी का गियर बॉक्स, जो कि इंजन के साथ अटैच होता है। क्या आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियाँ प्रोड्यूस की जाती हैं, उनके इंजन्स जो हैं वो बाहर से इम्पोर्ट किए जाते हैं? पाकिस्तान में इंजन को नहीं बनाया जाता। सो इसका मतलब ये है कि किसी भी गाड़ी को सबसे इम्पोर्टेंट जो आइटम लगती है वो उसका इंजन है, और जब वो इंजन जो है वो बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा है, लेट्स से अगर जापानीज़ गाड़ी का इंजन जापान का है, तो पाकिस्तानी गाड़ी का इंजन भी जापान का है। इसकी वजह से गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है, उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है। जहाँ बात करते हैं कि बाकी जो फ़र्क रह जाता है जिसकी वजह से प्राइस डिफ़रेंस आता है, या आप कहते हैं कि जी ये कैसी बात है, जापानीज़ गाड़ियाँ तो बहुत अच्छी होती हैं, उसकी एक रीज़न है। पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियाँ प्रोड्यूस की जाती हैं, उनके अंदर आपको ये समझना होगा कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्ट की जाती हैं और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहीं पर बनाई जाती हैं और यहीं पर लगाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे, अगर पाकिस्तान में बनने वाली गाड़ियों की बॉडी की बात करें, तो बॉडी के अंदर जो लोहे की स्टील की शीट इस्तेमाल होती है वो भी बाहर से आती है, और फिर उसको जो है वो डाई में डाल के उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, मींस के उसको उसको शेप अप किया जाता है, मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता, शेप अप किया जाता है। सो शेप अप करने के बाद उसको जो है वो असेंबल किया जाता है, और असेंबलिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर से ही प्रोक्योर की जाती हैं, जैसे कि उसके टायर हो गए, जैसे बहुत सारा प्लास्टिक का मटेरियल हो गया, प्रोबेबली बम्पर्स हो गए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो पाकिस्तान के अंदर ही, क्योंकि एक गाड़ी के अंदर कई हज़ार जो आइटम्स हैं वो लगाई जाती हैं। छोटे से छोटे रबर्स लगाए जाते हैं, ट्यूब्स लगाई जाती हैं, पाइप्स लगाए जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर ही तैयार की जाती हैं, उनको इम्पोर्ट नहीं किया जाता और इम्पोर्ट करना भी नहीं चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियाँ बनती हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही कंप्लीटली मैन्युफैक्चर होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास असेंबली प्लांट्स इस तरह के नहीं हैं कि वो इस तरह की गाड़ी को प्रोड्यूस कर सकें, और प्लस उससे भी बढ़ के बात ये कि रॉ मटेरियल ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर पाकिस्तानी गाड़ियाँ और जापानीज़ गाड़ियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो फिर परफ़ॉर्मेंस में फ़र्क कैसे आता है? नाज़रीन, परफ़ॉर्मेंस में फ़र्क इसलिए आता है क्योंकि जो सपोर्टिंग आइटम्स होती हैं, जो गाड़ी को चलने में सपोर्ट करती हैं, जब वो पाकिस्तानी इस्तेमाल की जाती हैं, तो उनकी लाइफ़ उस तरह की नहीं होती, उनकी क्वालिटी उस तरह की नहीं होती। लेट्स से मैं आपके साथ एक छोटी-सी बात करता हूँ कि एक गाड़ी को अगर आप बुरे टायर लगा दें, और बुरे टायर से मुराद ये नहीं है कि कटे-फटे टायर, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप उसको नए टायर ही लगा दें, लेकिन वो टायर उसकी स्पेसिफ़िकेशन के साथ ठीक ना जाते हों, तो आपको वो गाड़ी के अंदर से आवाज़ें भी आ सकती हैं, आपको गाड़ी की ग्रिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको ये भी फ़ील हो सकता है कि गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा बैठ के नहीं, लेट के नहीं चल रही है, ज़्यादा लंबी स्पीड पे जब जाती है तो वाइब्रेट करती है, तो इस तरह के काफ़ी सारे मसले मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, बहुत सारी इंटीरियर की चीज़ें जो होती हैं वो पाकिस्तान में बनाई जाती हैं और इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि आप कंपैरिज़न में जब जापानीज़ गाड़ियों को देखते हैं तो आपको लगता है कि उनका जो इंटीरियर है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म का है। और इससे बढ़कर वो ये कि जापानीज़ गाड़ियाँ जो हैं वो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, और ये नहीं कि उसमें वो फुली ऑप्शन होती हैं, उसके अंदर कई वेरिएंट्स आते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोशिश की जाती है जो भी वेरिएंट इस्तेमाल किया जाए वो सबसे लोएस्ट हो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा कम चीज़ें दी गई हों लोगों को, जिससे जो है ना वो पैसे बचाए जा सकें। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे ये बताऊँ कि अगर मेरे पास जो इस वक़्त एक जापानीज़ कार है और एक पाकिस्तानी मेड कार है। पाकिस्तानी मेड कार 1500 सीसी है और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, लेकिन इन कंपैरिजन टू दैट मेरे पास जो जापानीज़ गाड़ी है जो 660 सीसी है, उसके अंदर कई दर्जे ज़्यादा फंक्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि रेडार, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, जैसे कि इको आइडल, जैसे कि हेडलाइट मूवमेंट, और बहुत सारे ऑप्शंस मज़ीद ऐसे जो कि गाड़ी को बहुत ही प्रीमियम बना देते हैं इन कंपैरिजन टू जो मैंने गाड़ी खरीदी पाकिस्तानी मेड। सो ये एक दूसरा बड़ा फ़र्क है। इसी इसी को फर्दर डिस्कस करने के लिए मैं आपको ये बताऊँ कि अगर एक गाड़ी
होंडा सिविक की बात कर लेते हैं। अगर होंडा सिविक जो है वो आप कनाडा में या अमेरिका में देखेंगे और उसी मॉडल को आप पाकिस्तान में देखेंगे तो दोनों में बहुत फ़र्क होगा, क्योंकि जो मॉडल वहाँ लॉन्च हुआ है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फंक्शंस मिलेंगे इन कंपैरिजन टू जो पाकिस्तान में मिल रहे हो। यही वो फंक्शंस की फ़र्क होता है जो कि हर मुल्क डिसाइड करता है कि हमने अपने लोगों को कितने ज़्यादा फंक्शंस देने हैं। ये तो भला हो कुछ लोगों का जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान को जो है वो बाकी मुल्क की के अंदर लॉन्च जनरेशंस जो हैं उसके बराबर ले आते हैं। अदरवाइज़ जो जनरेशन बाहर यूज़ होती थी उसके 2 या 3 जनरेशन पीछे वाली गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च की जाती थी, क्योंकि लोग ये फैक्ट्रीज़ और जो कार मैन्युफैक्चरर्स थे वो ये समझते थे कि पाकिस्तानी मार्केट एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकती इस चेंज को कि वो इस तरह की गाड़ी मिले, इस तरह की गाड़ी को ख़रीदें। बहरहाल पाकिस्तान में बहुत सारी बेहतरीन गाड़ियाँ आजकल इस्तेमाल की जाती हैं जिनके अंदर हाई टेक फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं, और अगर पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को उनको बीट करना है तो एक तो हल ये है कि इंपोर्ट ही बैन कर दें, जो कि आजकल बैन है, और दूसरा हल ये है कि उनको जो है वो अपनी फंक्शनैलिटी को ऊपर लेके जाना है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी गाड़ियों में और जापानीज़ गाड़ियों में एक और फ़र्क भी है। वो ये कि इनको खरीदने में आपको रिस्क इन्वॉल्व होता है, दोनों गाड़ियों को खरीदने में। आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी गाड़ियों को खरीदने में कैसा रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है? वो तो ब्रांड न्यू होती हैं, 0 मीटर होती हैं। तो व्यूअर्स, वो 0 मीटर नहीं होती। ये अजीब-सी बात है कि पाकिस्तान में जब एक गाड़ी आप 0 मीटर खरीदते हैं, तो वो असल में 0 मीटर नहीं होती, क्योंकि वो बाहर पोर्ट पे उतरती है किसी भी शहर की, और वहाँ से जो शोरूम के ड्राइवर्स होते हैं, वो उनको ड्राइव करके लेके आते हैं। मैं अपनी गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग जिस शोरूम से करवाता हूँ, वहाँ पे एक डेंटर पेंटर है, वो बेसिकली पहले एक बड़ी कंपनी के लिए काम करता था, और बताता था कि अक्सर गाड़ियाँ जो हैं वो ड्राई पोर्ट से शोरूम तक लाने में कोई एक्सीडेंट भी हो जाता था, स्क्रैचेस भी लग जाते थे। कभी-कभी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट होता था और पेंट में मसला आ जाता था। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक सुज़ुकी ऑल्टो जो है वो एक कस्टमर को ब्रांड न्यू डिलीवर की गई, जबकि उसका एक दरवाजे का कलर जो था वो बाकी गाड़ी के कलर से मिसमैच था। जिसको बाद में शोरूम वालों ने जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बड़ी मेहरबानी और शफ़क़त दिखाते हुए उसको पेंट कर दिया। सो 0 मीटर कार्स के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि ये तो मैंने आपको सिर्फ एक्सटीरियर की प्रॉब्लम्स बताई। इंटीरियर में मीन्स के इंजन के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो कि अक्सर वारंटी में क्लेम भी नहीं होती। कहा तो बहुत जाता है, ब्राग किया जाता है इस बारे में कि जी हम आपको वारंटी दे रहे हैं और आपको आपकी गाड़ी की ये वारंटी है, वो वारंटी है। लेकिन अगर आपने गाड़ी के साथ थोड़ी-सी भी छेड़खानी कर दी तो फिर आपकी वो वारंटी जो है वो वॉइड हो जाती है। जैसे कि अगर आपने गाड़ी के इंजन ऑयल को और ऑयल फ़िल्टर को और एयर फ़िल्टर को डीलरशिप से चेंज नहीं कराया तो आपकी वारंटी क्लेम नहीं होगी। जैसे कि आपने जो है वो अगर बैक कैमरा लगा लिया है, इलेक्ट्रॉनिक के साथ थोड़ी-सी छेड़छाड़ की है, तो आपकी जो ना इलेक्ट्रॉनिक्स में वारंटी क्लेम नहीं होगी। तो इस तरह की कई ऐसी बातें हैं जो कि आम बायर को नहीं पता होती हैं। जब उसका कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर ही उसको पता चलता है कि मेरे साथ तो हैंड हो गया है। ऑन द अदर हैंड, अगर पाकिस्तानी मार्केट को देखें जो कि जापानीज़ गाड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो सबसे ज़्यादा 2 नंबरी जापानीज़ गाड़ियों को इम्पोर्ट करने में होती है। मोस्टली लोग जो है वो आर ग्रेडेड गाड़ियाँ मँगवाते हैं, जिसको एक्सीडेंटल गाड़ियाँ कहते हैं, और यहाँ पर आके वो उसको रिपेयर करवाते हैं और रिपेयर करवाने के बाद बेचते हैं। जब कोई ग्राहक उनके पास जाता है और उनको पूछता है कि इस गाड़ी की ऑक्शन शीट कहाँ पे है, तो वो ये कहते हैं कि ये गाड़ी की ऑक्शन शीट नहीं है, ये तो हम पासपोर्ट पे लेकर आए हैं। सो बेसिकली ये सबसे बड़ा फ्रॉड होता है पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के साथ, कि जब वो गाड़ी खरीदने जाएँ तो उनको जो है वो ये कह दिया जाए कि इसकी ऑक्शन शीट अवेलेबल नहीं, क्योंकि ये पासपोर्ट पे आई है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, और हो सकता है मैं गलत हूँ, जितना मैंने इस चीज़ को समझा वो ये कि कोई भी गाड़ी जापान से ऑक्शन हाउस के बगैर नहीं खरीदी जा सकती, और जब आप ऑक्शन हाउस से खरीदते हैं तो ऑक्शन हाउसेस जो होते हैं वो आपको ऑक्शन शीट भी देते हैं। आर ग्रेडेड ऑक्शन शीट इसलिए छुपाई जाती है ताकि कंज्यूमर का दिल ख़राब ना हो देख के, उसको ये ना लगे कि मैं एक एक्सीडेंटल गाड़ी खरीद रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आके गाड़ी के साथ ऐसे-ऐसे काम किए जाते हैं जिसमें गाड़ी को जो है ना वो बिल्कुल नया बना दिया जाता है। वाटर डिप्ड गाड़ियाँ आती हैं, एक्सीडेंटल गाड़ियाँ आती हैं जिनके एयरबैग्स खुले होते हैं, और ये बात मुझे तब पता चली जब मैं बिल्कुल इसी तरह की एक जापानीज़ गाड़ी खरीदने के लिए हंट कर रहा था आज से 1.5 साल पहले। वैसे तो बज़ाहिर हर इंसान अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है, और मैं भी उस वक़्त जो है वो बहुत ही अक्लमंद बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या होता है कि जब आप इमोशनल होते हैं और आप कोई ऐसी चीज़ बाय कर रहे होते हैं जिसका आपके साथ इमोशंस अटैच हो, तो कुछ देर के लिए आपकी आँखों पे पर्दा आ जाता है। मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मैं एक शोरूम के ऊपर जो है वो जापानीज़ गाड़ी देख रहा था और मुझे वो गाड़ी पसंद आ गई। वो सुज़ुकी वैगन आर एफएक्स मॉडल था, और हाइब्रिड मॉडल था, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने उस गाड़ी का बोनट खोल के देखा तो मुझे ऐसे लगा कि गाड़ी सामने से एक्सीडेंटेड है, और वो जो है ना पुल हुई हुई है बाहर की तरफ।
लेकिन जो ओनर था वो बहुत ही तेज़ दिमाग था, उसने गाड़ी के अंदर बहुत सारे स्क्रैचेज़ और बहुत सारे जो छोटे-छोटे डेंट्स थे वो वैसे ही रखे हुए थे। और मुझे उसने ये कहा कि ये गाड़ी जेन्युइन है, जैसे आई है वैसे ही आपके सामने है। तो मैंने सोचा कि अगर ये गाड़ी एक्सीडेंटेड होती तो ये बंदा बाकी भी डेंट्स जो है वो निकलवा देता छोटे-छोटे से, तो इसने नहीं निकलवाए, हो सकता है कि ये सही कह रहा हो। लेकिन किसी भले बंदे ने मेरी मदद की और मुझे ये समझाया कि ये गाड़ी एक्सीडेंटेड है, पुल हुई हुई है, इसके ऊपर अगर 4 लाख रुपया लगता तो आप कभी भी ना पकड़ सकते। लेकिन क्योंकि जिस बंदे ने ये गाड़ी मंगवाई है उसने 40 से 50,000 रुपए इस पे लगाया है, और इसलिए आपको भी ये चीज़ नज़र आ रही है, और मैं भी इस चीज़ को आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये गाड़ी ना लें, और मैं वहाँ से बच गया। ख़ैर, भला हो उस बंदे का, उसने मुझे ये बताया कि गाड़ी को जो है वो अगर आपने ख़रीदना है जापानीज़ गाड़ी को तो आप ऑक्शन शीट के साथ खरीदें। ऑक्शन शीट से फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि एटलीस्ट जब गाड़ी इम्पोर्ट हुई थी तो गाड़ी की हालत क्या थी। हालाँकि जो लोग गाड़ियाँ इम्पोर्ट करते हैं वो गाड़ी को इम्पोर्ट करने के बाद यहाँ भी थोड़ा-सा हाथ साफ़ करते हैं उसके ऊपर। जैसे कि जो गाड़ी मैंने खरीदी वो भी थोड़ी-सी चली हुई थी। थोड़ी-सी इससे मुराद है कि 1000-1200 किलोमीटर। लेकिन 1000-1200 किलोमीटर में गाड़ी का कुछ भी ऐसा काम नहीं था जो कि होने वाला हो, और जो कि उसको जो है वो कोई प्रॉब्लम करे, क्योंकि मैंने गाड़ी की 2 दफ़ा ट्रायल ली थी और मुझे वो गाड़ी का इंजन जो था और जो फ्यूल एवरेज थी वो ये बता रही थी कि गाड़ी के साथ कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। दूसरा रिस्क ये होता है कि गाड़ी के अंदर जो है वो कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम निकल आए तो हमारे जो यहाँ पे मैकेनिक्स हैं, वो ऐसा हाथ साफ़ करते हैं आपकी गाड़ी के ऊपर कि वो बिल्कुल ही उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, और आपको कभी-कभी इंजन भी चेंज कराना पड़ जाता है। जापानीज़ गाड़ियों को लेना, मुझे लगा कि अगर आप एक बिल्कुल लेमैन हैं और आप पहली दफ़ा जापानीज़ गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि ये गाड़ी रोड पे कैसा परफ़ॉर्म करेगी। पाकिस्तानी शोरूम्स जो हैं वो आपको एक आधे किलोमीटर से ज़्यादा की गाड़ी की ट्राई नहीं लेने देते। वो भी तब जब आप बयाना हाथ में उनके पकड़ाते हैं, टोकन पकड़ाते हैं उनको, और टोकन जो है वो कहते हैं कि जी अगर आपको नहीं पसंद आएगी तो हम आपको वापस कर देंगे। लेकिन ट्राई आप उसके बगैर नहीं ले सकते। हाँ, आप खड़ी गाड़ी में बैठ ज़रूर सकते हैं, उसकी फ़ील ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन होता ये है कि जब गाड़ी यहाँ लैंड करती है, उसकी जो है वो डिटेलिंग करवाई जाती है, उसके छोटे-मोटे काम करवाए जाते हैं, जिसमें मोस्टली एलसीडी चेंज करवाई जाती है, जो सामने आपको पैनल नज़र आ रहा होता है, और वो क्योंकि चाइनीज़ में होता है, जापानीज़ में होता है, तो वो चेंज करा के पाकिस्तानी एंड्रॉयड पैनल लगवा दिया जाता है। कुछ छोटे-मोटे चीज़ें होती हैं जो कि जैसे कि अगर कोई लाइट टूटी हुई है, छोटे-मोटे उसमें फ़ॉल्ट हैं, तो कभी-कभार जो है वो ऑक्शन हाउस से ही वो पार्ट्स ले लिए जाते हैं, और अक्सर ये होता है कि वो पार्ट यहाँ जब गाड़ी यहाँ पे आ जाती है तो फिर उसका पार्ट यहाँ बिलालगंज से लिया जाता है, लाहौर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ देखी जिन जो कि एक्सीडेंटेड थी, उनकी जो थी वो एयरबैग्स खुले हुए थे, उनके एयरबैग्स जो रूफ में इन्वॉल्व थे वो तक फटे हुए थे, और वो बिल्कुल जो है उसको नया कर दिया गया, उसको पार्ट्स डाल के, और उसको नया कह के ही बेचा गया। असल में तो वो नहीं होती हैं, लेकिन एक्सीडेंटेड होती हैं। और अक्सर आप देखेंगे कि आर ग्रेडेड गाड़ी जो होती है, जो कि एक्सीडेंटेड गाड़ी होती है, वो बहुत कम चली होती है, 3 से 4,000 किलोमीटर, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उसका एक्सीडेंट कब हुआ है। तो जब जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो वो फिर यहाँ पे इम्पोर्ट कर ली जाती है एज़ इट इज़। तो व्यूअर्स, अगर बात करें कि पाकिस्तानी गाड़ियों में और जापानीज़ गाड़ियों में अगर मवाज़ना किया जाए, तो मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगा कि जापानीज़ गाड़ी की प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है, और वही गाड़ी अगर पाकिस्तान में मिल रही हो, सेम मॉडल की गाड़ी मिल रही हो, सेम मैन्युफैक्चरर बना रहा हो, तो उस गाड़ी की प्राइस कम होती है। लेकिन उन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो जापानीज़ गाड़ी बाहर से आती है, वो अगर आप एज़ इट इज़ चलाते रहें और वो आप उसको कहीं ठोक ना दें जाके, तो गाड़ी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करती। और इसी तरह पाकिस्तानी गाड़ियों की बात करें, वैसे तो पाकिस्तानी गाड़ियों को भी अगर आप ध्यान से चलाते हैं, आराम से चलाते हैं, तो वो कुछ नहीं करती हैं। लेकिन वेयर एंड टेयर जो है वो पाकिस्तानी गाड़ी की मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो जल्दी होती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। और लेकिन उसमें फ़ायदा ये होता है कि पाकिस्तानी पार्ट्स आपको पाकिस्तानी मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, जबकि जापानीज़ गाड़ियों के पार्ट्स अगर वैसा वेरिएंट पाकिस्तान में नहीं बन रहा, तो फिर आपको लेना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि रीसेंट ईयर्स के अंदर जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी बढ़ गई है कि अगर आप बिलालगंज लेने जाते हैं तो जो चीज़ 5,000 रुपये की मिलती थी वो आपको 20,000 रुपये की मिल रही है। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा तब हुआ जब मैंने 2 साल पहले एक जो जापानीज़ गाड़ी थी उसको ख़रीदा और उसको मैंने तैयार करवाया, क्योंकि वो उसकी हालत बड़ी ख़राब थी। तो जब मैंने उसके लिए चीज़ें बाय की तो मैंने ये देखा कि 2 तरह से महंगाई होती है किसी भी पार्ट की। एक महंगाई तो ये होती है कि सोर्स के ऊपर ही महंगाई हो जाए। मीन्स कि एक बंदे ने कंटेनर मंगवाया और कंटेनर मंगवा के वो गाड़ी के पार्ट्स बेच रहा है, तो उसने जितनी इम्पोर्ट ड्यूटी पे की है उसने उस हिसाब से उसकी प्राइस बढ़ा दी है। सो फॉर एग्जांपल 5,000 की चीज़ थी वो 10,000 की होगी, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू महंगाई। दूसरी महंगाई ये होती है कि जब आप मैकेनिक के पास जाते हैं और मैकेनिक को कहते हैं कि मुझे ये गाड़ी तैयार करवानी है, तो मैकेनिक अपने तौर पे महंगाई कर देता है।
वो आपको कहता है देखें जी हालात ख़राब हैं, महंगाई बहुत हो गई है और हमारा बंदा जाएगा और फिर ढूँढेगा और फिर बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो वो बेसिकली जो 10,000 की चीज़ पीछे मिल रही होती है मार्केट में, वो आपको 20,000 रुपए की बेचता है। तो आपको ये लगता है कि पार्ट्स बहुत महँगे हैं। इसकी बजाय अगर आप खुद जाएँ लेने के लिए तो आपको बहुत आसानी से पार्ट्स मिल जाएँगे। हर चीज़ का पार्ट मिल जाएगा, हर गाड़ी का पार्ट मिल जाएगा और आपको सस्ते में मिलेगा, ऑलमोस्ट हाफ रेट में मिलेगा। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। अब बात करते हैं कि जापानीज़ गाड़ियों के अंदर जो है वो फ्यूल एवरेज का मसला आ जाता है। जापानीज़ गाड़ियों के अंदर कभी-कभी इंजन के अंदर आवाज़ आती है या इंजन जो है वो उतना परफ़ॉर्म नहीं कर रहा होता। इसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी ऑयल चेंज करने वाले आउटलेट्स हैं और जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की बात आप कर लें, जिस तरह मैं भी एक बहुत बड़ी कंपनी के पास लाहौर में जाता हूँ, जो मेरी गाड़ी का ऑयल चेंज करते हैं और मैं आपको अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी ब्रांड न्यू 23,000 किलोमीटर चली हुई थी, 660 सीसी डाइहाट्सू मीरा, जिसका रिव्यू भी कुछ दिन के बाद मैं भी लेके आऊँगा। मैं उसको लेकर गया उस जगह पे, उस आउटलेट पे जहाँ से मैं ऑयल चेंज कराता हूँ और मुझे ये यकीन है कि वो ऑयल जो है वो एक नंबर बेचते हैं। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा कि मैंने इसमें ऑयल चेंज कराना है, बताएँ कौन-सा ऑयल चेंज कराऊँ? हालाँकि मुझे पता था कि इसके अंदर कौन-सा ऑयल डालना है। तो उसने मुझे जो ऑयल सजेस्ट किया वो बेसिकली मेरी सजेस्टेड ऑयल से ऊपर वाला ग्रेड था। मीन्स 0W20 यूजुअली जो है वो 660 सीसी में डलता है नए इंजन में। उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप 10-30 डाल लें। तो मैंने हैरानगी से कहा 10-30? तो वो समझा कि शायद ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं ज़्यादा बड़ा नंबर बोलूँगा। तो उसने कहा कि आप इस तरह करें कि 10-40 डाल लें। और मैंने कहा 10-40 से तो इंजन फट जाएगा इसका। क्योंकि बात ये है कि मैंने जो जापानीज़ इंजन को स्टडी किया और जितना भी समझा उनके बारे में, वो बड़े डेलिकेट इंजन होते हैं। उनके अंदर बहुत ही पतला ऑयल डलता है और जितना पतला ऑयल डलता है, उतनी ही उनकी परफ़ॉर्मेंस ऑप्टिमम होती है। अब मसले 2 हैं यहाँ पे। जो पतला ऑयल है जिस तरह 0W20, जिसको इवन आप 1800 सीसी में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी होंडा सिविक के अंदर भी 0W20 डालते हैं। मसला ये है कि एक तो उसकी प्राइस ज़्यादा है। दूसरा मसला ये है कि जो हमारे ऑयल चेंजर्स हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं है कि ऑयल की ग्रेडिंग किस तरह से हैंडल की जाती है। वो बेसिकली उन्होंने सिंपल असूल बनाया हुआ जो आज से 20 साल पहले होता था कि जी गर्मी बड़ी पैंदी है, मोटा ऑयल पाओ। मतलब ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है पाकिस्तान में कि आपको मोटा ऑयल डालना चाहिए, वरना आपका ऑयल सड़ जाएगा। भई गाड़ियों के इंजन जो हैं वो अपने अंदर एक ऐसा कूलिंग सिस्टम इनेबल किए हुए हैं कि वो गाड़ी के इंजन को ठंडा रखते हैं। अगर आप उसके अंदर जो है वो ओरिजिनल जो है वो कूलेंट डला हो और आप गाड़ी को जो है वो बहुत लॉन्ग रन पे नहीं चला रहे हैं, मतलब ये कि आपने 660 सीसी स्टार्ट की और जून के महीने में आप लाहौर से जो है वो कराची ले गए, तब तक आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी के अंदर कूलिंग सिस्टम जो है वो इनेबल्ड होता है इस तरह का कि गाड़ी का इंजन जो है वो उस लेवल तक नहीं जाता कि वो इतना गर्म हो जाए कि वो ऑयल को जलाना शुरू कर दे। दूसरा ये होता है कि ऑयल तब जलता है गाड़ी का जब आप उसको बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाइयों पे चढ़ाते हैं, और वो भी ऑयल जलने का मकसद ये नहीं होता कि आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब हो गया है। इस तरह के मौके पे इंजन ऑयल अक्सर अमूमन जल जाते हैं, तो आपको ऑयल जो है वो पूरा कर लेना होता है, या आप ऑयल चेंज करवा लें, बेहतर है कि आप ऑयल चेंज करा लें। जब तक इंजन ऑयल नॉर्मल कंडीशंस में चलते हुए कम ना हो, इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। जो जापानीज़ गाड़ियों के इंजन होते हैं, जैसे कि अगर आप जापानीज़ ऑल्टो खरीद लें और इवन आप पाकिस्तानी ऑल्टो खरीद लें, दोनों में जापानीज़ इंजन लगा हुआ है। दोनों की डिमांड है 0W20, और 0W20 जब तक वो खाती नहीं है, जब तक उसको कम नहीं करती, आपने उसके ग्रेड को चेंज नहीं करना। अगर आपने किसी के कहने पे ग्रेड चेंज कर लिया, तो आपके इंजन में सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो भारापन होगा, वो भारी हो जाएगी, आहिस्ता-आहिस्ता उसमें आवाज़ें आएँगी और सबसे पहले वो अपनी एवरेज को कम करेगी। मैं एक डाइहाट्सू मीरा चलाता हूँ और उसको 0W20 डालता हूँ उसके अंदर, ऑल्दो वो आजकल बहुत महँगा हो गया है, लेकिन उसकी एवरेज जो है वो जितनी कंपनी ने क्लेम की 35 किलोमीटर, तो वो यूजुअली शहर के अंदर जो है वो 32, 33, 34 और अक्सर 35 किलोमीटर पे भी चल रही होती है लॉन्ग रूट के ऊपर, जिसमें बहुत ज़्यादा लोड के साथ भी हम जाएँ, क्योंकि जापानीज़ गाड़ियाँ जो हैं वो लॉन्ग रूट पे कम करती हैं, छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं। ये बड़ी गाड़ियों की तरह बिल्कुल नहीं होती कि भई लॉन्ग रूट पे ज़्यादा करेंगी, ये लॉन्ग रूट पे उल्टा कम करती हैं। तो वो 29 किलोमीटर जो है वो आराम से मोटरवे पे चल रही होती है। सो कहने का मकसद ये है कि जब आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करते हैं तो उसका इंजन ऑयल बहुत मैटर करता है। फिर कुछ लोग जो होते हैं वो गियर ऑयल चेंज नहीं कराते, अपनी गाड़ियों के अंदर सीवीटी ऑयल जो होता है वो 50,000 किलोमीटर पे चेंज कराना होता है, वो नहीं चेंज कराते। फिर अक्सर कुछ लोगों को सजेस्ट किया जाता है जी कि ताड़ी गड्डी 80,000 किलोमीटर चल गई है तो ऑयल वधा चेंज करा लो, मतलब ग्रेड बड़ा करवा लो। बिल्कुल भी इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपकी गाड़ी खुद आपको बता देगी कि कब इसका जो ग्रेड है उसको चेंज करना है। अगर आपकी गाड़ी के शॉर्ट
ट्रिप्स हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोगों ने 660 सीसी गाड़ियाँ रखी होती हैं, घर से ऑफ़िस जाने के लिए, ऑफ़िस से घर आने के लिए, घर से स्कूल जाने के लिए, बच्चों को ड्रॉप किया, वापस आ गई। ये बहुत शॉर्ट ट्रिप्स हैं। इन शॉर्ट ट्रिप्स के अंदर तो अक्सर गाड़ियों का फ़ैन भी ऑन नहीं होता, जो रेडिएटर का फ़ैन होता है। सो अगर आप इतने शॉर्ट ट्रिप्स ले रहे हैं 5-5 किलोमीटर वाले, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके इंजन की वेयर टेयर उस तरह से नहीं होगी जिस तरह से उन गाड़ियों की वेयर एंड टेयर होती है जो कि उबर, करीम या इन ड्राइव पे चल रही होती हैं कमर्शियल के तौर पे। सो मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया। इसमें एक पॉइंट ये भी होता है कि अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हमारी जापानीज़ गाड़ी में कोई जेन्युइन फ़ॉल्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर क्या करें हम? इसकी ट्यूनिंग कब करवाएँ? ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बेसिकली पाकिस्तानी गाड़ी हो या जापानीज़ हो, ये दोनों के लिए सेम है कि आप कोई भी एक अच्छा मैकेनिक जो है, जिसके ऊपर आपको तसल्ली हो, जो कि आपको थोड़ा-सा गाइड भी करे कि गाड़ी को सँभालना कैसे है। आपको पता चल जाता है, जब मैकेनिक गाड़ी को हाथ लगाता है, वो जिस तरीके से नट्स ओपन करता है, जिस तरीके से वो गाड़ी को हैंडल करता है, आपको पता चल जाता है कि ये एक ट्रेन्ड मैकेनिक है या नहीं है। आपको जिस मैकेनिक के सामने तसल्ली होती है, आपने गाड़ी को सिर्फ़ ट्यून करवाना होता है, मतलब उसमें भी आपने थ्रॉटल बॉडी साफ़ करवानी होती है और आपने उसका जो है वो कैटालिटिक कन्वर्टर साफ़ करवाना होता है। इसके बाद आपने प्लग्स उसके साफ़ करवाने होते हैं। ये चीज़ें आपने करवानी होती हैं। अगर आपका मैकेनिक जो है उसके साथ आपको तसल्ली है, जैसे मैं जिस मैकेनिक से कराता हूँ, मैं उसके पास एक दफ़ा गया और मैंने उससे कहा कि मेरी गाड़ी के जो प्लग्स हैं, क्या वो चेंज होने वाले तो नहीं है? तो उसने मुझे कहा कि इसको कोई भी बंदा आपको कहे प्लग चेंज कराने के लिए, आपने चेंज नहीं कराने, क्योंकि ना तो ये चेंज होने वाले हैं और दूसरा ये कि ये 1-1 लाख चलते हैं। ये पाकिस्तानी प्लग्स की तरह के नहीं होते जो कि 20,000 या 30,000 किलोमीटर के बाद आपको चेंज करवाने पड़ें। इसी तरह थ्रॉटल बॉडी की बात करते हैं, तो थ्रॉटल बॉडी जो है उसने मुझे दिखाया कि ये कैसे साफ़ होती है, कब पता चलेगा ये गंदी होती है, फिर आपने उसको साफ़ कराना है। इसी तरह कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में समझाया। सो बेसिकली जापानीज़ गाड़ी बहुत ज़्यादा काम नहीं निकालती। हमारे मुल्क में डस्ट बहुत ज़्यादा है, अगर आप अच्छा एयर फ़िल्टर यूज़ कर रहे हो तो बहुत ही मुश्किल से आपका गाड़ी का इंजन जो है वो गंदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप जापानीज़ गाड़ी इस्तेमाल करें या कोई भी, मेरा सजेशन ये है, थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा लें। आप ऑयल फ़िल्टर जेन्युइन डलवाया करें। उससे होता ये है कि अगर आप ऑयल फ़िल्टर जेन्युइन नहीं डलवाते, आपकी गाड़ी के इंजन में टार जमा हो जाता है और वो टार जो है वो बेसिकली इंजन को खा जाता है, क्योंकि ऐसी जगहों पे जाके वो जम जाता है जहाँ पे ऑयल नहीं जाता और ना वहाँ पे मूवमेंट होती है कोई। इसकी वजह से आपकी वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा होती है। मैं अपनी गाड़ियों के ऊपर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो ये करता हूँ कि मैं उनमें ओरिजिनल जो है वो एयर फ़िल्टर, ओरिजिनल ऑयल फ़िल्टर और ओरिजिनल जो है वो ऑयल डलवाता हूँ। और टाइम पे जो है वो उनके सीवीटी के, दोनों गाड़ियों में सीवीटी लगा हुआ, तो सीवीटी जो ऑयल है उसको मैं टाइम पे चेंज करवा लेता हूँ। बल्कि यहाँ तक के लोग 4-4 5-5 साल जो गाड़ी का कूलेंट चेंज नहीं करते, मैं ओरिजिनल कूलेंट यूज़ करता हूँ ताकि गाड़ी जो है वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी रहेगी, उतनी ही ज़्यादा गाड़ी की परफॉर्मेंस ऑप्टिमम होगी। और ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप गाड़ी में जहाँ पे इंजन ऑयल डलता है, अगर उस कैप को उठा के देखें तो आपको अंदर से चमकता हुआ स्टील नज़र आना चाहिए। ये गाड़ी की एक बहुत बड़ी निशानदेही है कि गाड़ी का इंजन जो है वो साफ़-सुथरा है। अगर साफ़-सुथरा ना हो तो ये प्रॉब्लम होने वाली बात है, क्योंकि इवेंचुअली वो आहिस्ता-आहिस्ता उसमें टार जमा होता रहेगा और अंदर काफ़ी ज़्यादा टार जमा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टार जमा हो जाने से मुराद ये है कि फिर आपकी गाड़ी एक ना एक दिन इंजन ओवरऑल के लिए जाएगी, और इंजन ओवरऑल के लिए इंजन को खोलना पड़ता है। फिर उस इंजन को कौन बंदा खोलता है, कितना बड़ा वो कारीगर है, कितना बड़ा वो मिस्त्री है, उसको वो जोड़ता कैसे है, उसकी सील्स कैसे बंद करता है, ये एक नाइटमेयर है एंड यू शुड नॉट गो दैट वे। आपके हमने अपने बचपन में मेहरान, खैबर, इनके कई दफ़ा जो है वो इंजन ओवरऑल कराए हुए हैं, और यकीन माने कभी भी गाड़ी का इंजन ओवरऑल होने के बाद वो गाड़ी कभी कुछ बहुत ज़्यादा लंबा अरसा चलती नहीं है, क्योंकि वो बार-बार ओवरऑल, कभी उसका कुछ वीक हो जाता है, कभी वो लीक हो जाती है, कभी वॉशर लीक हो जाती है, कभी थ्रॉटल बॉडी लीक हो जाती है, कभी प्लगों में पानी आ जाता है, कभी इंजन में गैस्केट लीक हो जाती है। तो बेशुमार मसले हैं जो गाड़ी के साथ होते हैं। सो इसलिए कभी भी इंजन के ओवरऑलिंग की तरफ ना जाएँ, आप इंजन बदलवा लें, इससे ज़्यादा बेहतर वो है। आई होप कि आपको काफ़ी ज़्यादा बातों की समझ आई होगी। जापानीज़ गाड़ियों में और पाकिस्तानी गाड़ियों में एक बहुत बड़ा मवाज़ना मैंने करने की कोशिश की है थोड़े से टाइम के अंदर। आने वाले वक्त के अंदर मैं कुछ गाड़ियों के रिव्यूज़ करूँगा, तो उससे आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी कि पाकिस्तानी गाड़ीज़ और गाड़ियाँ और जापानीज़ गाड़ियों के अंदर मेजर फ़र्क क्या है, और क्यों जो है वो आपको और ये मैं बिल्कुल भी आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप या तो सिर्फ़ पाकिस्तानी गाड़ियाँ लें या बिल्कुल जापानीज़ लें। सबसे पहले तो डिपेंड करता है आपको पसंद क्या है। तो जो आपको चीज़ पसंद होनी चाहिए आप वही लें।
लेकिन आपको ये ज़रूर पता हो कि इसके प्रोज़ एंड कॉन्स क्या हैं, कि इसको लेने के फ़ायदे क्या हैं, इसको लेने के नुकसानात क्या हैं। अगर कोई ख़राबी हो जाती है, मैंने हैंडल किस तरह करना है, अगर नहीं होती तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। आप एन्जॉय करेंगे गाड़ी इस्तेमाल करते हुए। सो आई होप कि आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।